कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाड़ी में सब भैया बहन को अपने भैया हिडनपाल सिंह और आपकी बहन पूनम की राम राम। सुनाओ पूनम बहन, कैसे हालचाल है आपके और खेती-बाड़ी के? भैया हमारे हालचाल तो बिल्कुल सही हैं और खेती-बाड़ी वो काम धंधो तो चलिए रहो है। आप देख रहे हो बारिश के मारे हमारे तो खेत में पानी है। वो अरे तो देखो, जल निकासी व्यवस्था हमारे सब भैया बहन को अपने खेत में रखनी चाहिए, जो पसुना के बारिश कब हो जाए। लेकिन पूनम जी, आज कुछ खास दिन है। हाँ वो तो है ही। आज गणेश चतुर्थी है, जिसको हमारे पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये गणेश जी भगवान हैं। गणेश जी भगवान को कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और भैया हाँ, एक बात आपने और देखी हुई कि कोई भी काम करो, चाहे हवन होए चाहे कोई और पूजा होए, गणेश जी की प्रतिमा जरूर बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गणेश चतुर्थी को अवसर शुरू हुआ है, वो आज के दिन सभी मंदिरों में गणेश प्रतिमा की जो है स्थापना करी गई है और फिर पूजा अर्चना को कामकाज भी इस समय हमारे सभी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ भैया, और कुछ भैया बहन तो हमारे ऐसे हैं जो गणेश जी को अपने घर भी लाता है और घर पर लाकर उनकी खूब सेवा करता है, उन्हें खूब मिष्ठान खवाता है, उनकी खूब पूजा करता है। हाँ, और गणेश उत्सव लगभग 10 दिन तो चलते ही है। हाँ भैया, खूब घरों में धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। और गणेश जी के लिए तो जो लड्डू है ना बेसन के, बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ भैया, उन्हें ज्यादातर लोग मोदक कहते हैं। तो आपने सही बात कही पूनम जी। जो कार्यक्रम में बातें तो खेती बाड़ी क्यों करनी है, क्यों ना रोज की तरह पहले पूछने एक सवाल, बाकी बात जो कामकाज की बातें हैं वो आगे बढ़ाई जाए। हाँ भैया, सवाल तो जरूर पूछो, क्योंकि हमारे जो भैया बहन हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि आज भैया और बहन ने बातचीत तो शुरू कर दी, लेकिन सवाल ना बताओ। तो आज तो हमारा सवाल है, किसी एक जैविक कीटनाशक का नाम बताएं। सवाल एक बार पुनः सुन ले हमारे भैया बहन। कार्यक्रम में बताने हैं किसी एक जैविक कीटनाशक को नाम। भैया बहनों, जिस सवाल को जो आप जवाब ढूंढ कर रखेंगे, बात है हम मिलान भी करवाएंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में। और देखो, हमारे जो किसान भैया बहन खेती बाड़ी करते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित करी जा रही हैं देश में, जिससे हमारे किसान भैया बहन को उत्थान हो सके, उनको विकास हो सके। अच्छा भैया, हम समझ रहे हैं कि आप काय बात की ओर इशारा कर रहे हो। हाँ। वो है ना राष्ट्रीय कृषि बाजार। हाँ, सही कहा आपने। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केट्स उपलब्ध करवाया गया है, जहां पर किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इस पोर्टल को नाम ई नाम है। ई नाम को पूर्ण नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान भाई हमारे और जो व्यापारी हैं वो और खरीदार एक ही मंच पर आकर के अपनी फसल खरीद और बेच सकते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा ई नाम पोर्टल की शुरुआत 2016 में करी गई। ये एक पूर्णतः डिजिटल पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके अलावा अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो बाजार में ऐसे ही बेच आता है, तो बात का होता भैया कि उनकी जो फसल है बाको दाम अच्छा न मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें सदैव अपनी फसल को एक अच्छी जगह पर ही बेचना चाहिए। और पूनम जी, देखो कार्यक्रम में बातें तो अपने भैया बहन से और करेंगे। अब अपने भैया बहन को कार्यक्रम में जानकारी जुटाई है, उनको पहुंचावे। आज कार्यक्रम में विशेषज्ञ की राय में जानकारी है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन। इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री नित्यानंदन आर्य, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंद्र कुमार। भैया बहनों राम राम। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हमने आमंत्रित करो है श्री नित्यानंद आर्य जी को, जो कि एडीओ एग्रीकल्चर हैं ब्लॉक भोजीपुरा में। नित्यानंद भैया, आपको कार्यक्रम ग्राम जगत में स्वागत है। धन्यवाद। तो नित्यानंद भैया, देखो आज हमारा जो विषय है वो है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन।
तो सबसे पहले तो जय जान लेते हैं कि जो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन क्या है। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन वह विधि है जिसमें हम फसल उत्पादन में कम से कम लागत, कम से कम रासायनिक दवाइयां लगा के, कम से कम उर्वरक लगा के हम अपनी फसल की गुणवत्ता युक्त शुद्ध रूप में हम प्राप्त करें, वो ही एक एकीकृत नासी जीव प्रबंधन है। आप जो कह रहे हैं कि फसल उत्पादन में लागत जैसे नियंत्रित हो जाती है, तो वो किस तरह से हो जाती है? जैसे हम अपनी जो दवाई जैसे हम आजकल हम रासायनिक उर्वरक की ही बात करें तो उसको कम मात्रा में हम दें, और जैसे दवाई की बात है, हम जैसे आधाधुंध हम दवाई छिड़क रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया चीज आई हुई है ट्राइकोडर्मा, एक दवाई है फफूंदी नाशक, सबसे बढ़िया उसका रिजल्ट है। इतना बढ़िया रिजल्ट है कि हम भूमि शोधन में, बीज शोधन में उसका जड़ गलन में, तना गलन में उसका बहुत अधिक महत्व है, और इतना है कि वो आप उसका अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और तरीके से दीमक के लिए, कीटनाशक के लिए हमारे यहाँ बवेरिया बैशाना है। बवेरिया बैशाना एक ऐसी दवाई है जो दीमक 5 फीट नीचे अपनी कॉलोनी बनाए बैठी हुई है, जहाँ तक कोई भी रासायनिक दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती। वहाँ हम अगर बवेरिया बैशाना 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के रख दें और उसको तीसरे चौथे दिन उसको उलट पलट करते रहें, जिससे कि उसके बैक्टीरिया उसमें जाएं। और सबसे प्रथम हम ये करना है कि हमें अपने खेत के अंदर बवेरिया बैशाना को डालना है पहली जुताई में। उसके बाद में जैसे जो भी दोबारा हम आगे लास्ट जुताई करते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा को भी इसी तरीके 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा खेत में भूमि शोधन के लिए 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के और सुबह या शाम को खेत में बखेर के और उसके ऊपर हमने मतलब जुताई करा देनी है, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाए। और मिट्टी में मिलने के बाद में फिर हमारी अपनी वो क्रिया शुरुआत कर देती है ट्राइकोडर्मा से जड़ गलन, तना गलन। और जैसे इस समय में गन्ने में रेड रोट की समस्या आई हुई है, रेड रोट में बहुत बढ़िया इसका कारगर उपाय है। जैसे धान के अंदर जड़ गलन है या तना गलन है तो गलन रोगों में हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। और धान के खेत के अंदर दीमक का अधिक प्रकोप है, दीमक के प्रकोप के लिए जो है बवेरिया बैशियाना का इस्तेमाल करें। देखिए कोई भी रासायनिक दवाई लगाएं तो जो हमारी कॉलोनी बनाए बैठी हुई है दीमक, वो 5 से 6 फुट नीचे तक कोई नहीं जा सकता। तो यही एक बहुत बढ़िया कारगर जैविक दवाई है, इसको हम प्रयोग करें और बहुत अच्छा इसका परिणाम है। किसान बहुत अच्छी तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात जो हम जानना चाहते हैं नित्यानंद भैया, आपने प्रयोग किस तरह से करें जो बताओ, लेकिन कौन कौन सी फसलन में ये हमारी विधि जो है वो काम करती है? ये ट्राइकोडर्मा जो भी फसलें हैं हमारे, चाहे वृक्ष पेड़ है, फलदार वृक्ष हैं, चाहे हमारी जो कोई भी फसलें, धान, गेहूं, गन्ना है, गेहूं के अंदर कंडवा आता है, तो हम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 किलो बीज के हिसाब से हम इसे उपचारित कर सकते हैं, कोई भी फसल है। और जैसे हम धान लगा रहे हैं तो धान के अंदर जब धान के बीज को हम भिगोते हैं अपने पानी में, तब भी हम इसको प्रयोग करें। और जैसे हम धान की रोपाई करते हैं तो 100 लीटर पानी में हम 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल बना लें और उनकी जो जड़ों को हम डुबो कर रखें तो जड़ गलन की हमारी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल नित्यानंद भैया, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जैविक रसायन है, जो रासायनिक दवाओं या रासायनिक उर्वरकन को या रासायनिक कीटनाशी को जो दुष्प्रभाव है बातें हम बच सकते हैं, और संग संग जो उत्पादन हमारी फसल को होगा वो भी एकदम शुद्ध होगा। तो किस तरह से और क्या लागत आती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और किस तरह से जो हमारे लिए लाभप्रद है? देखिए ये 100 रुपए किलो है और इसमें 75% सरकार इनको अनुदान दे रही है। 100 रुपए किलो और 75 रुपए डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पहुंच रहा है, और 1 हेक्टेयर में 2.5 किलोग्राम पर्याप्त मात्रा है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि 100 रुपए किलो इसकी कीमत है, और उसमें भी सरकार
क्योंकि जैविक रसायनों के ज्यादा प्रयोग को बढ़ाना चाह रही है। ज्यादा से ज्यादा जैविक रसायन को हम प्रयोग करेंगे खेतन में, हमारी जो भूमि है बाकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जो उत्पादन है वो शुद्ध मिलेगा। तो सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 75 रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान भैया बहन के खाते में आए जाएंगे। तो भैया जाको आपने प्रयोग बताओ, लाभ बताओ, और सब्सिडी की बात करें तो जैसे चूंकि आप बिलाट भोजीपुरा में एडीओ एग्रीकल्चर हैं, आपको काम है लोगों को परामर्श देना, समझाना, तो किस तरह से आपके क्षेत्र में प्रयोग अब लोग कर रहे हैं जाको? इसको बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और काफी अच्छी इसकी मांग उठ रही है भोजीपुरा में। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। और कौन कौन सी अनुदान की स्कीमें हैं जो ब्लॉक लेवल पे हमारे किसान भैया बहन को मिल सकती हैं? जैसे गेहूं है, धान है, उसका बीज 50% अनुदान पर मिलता है। जैसे ढैंचा आता है, गेहूं कटने के बाद में एक हरी खाद बीच में आईपीएम में है कि भाई हम हरी खाद का भी उत्पादन करें, तो ढैंचा का बीज भी उपलब्ध रहता है। आईपीएम जो प्रणाली है उसके तहत हरी खाद के प्रयोग पर भी बल हो जाता है। हमारे जैसे पहले की बात करें तो पहले अधिकतर लोग अपने खेतन में हरी खाद बोते हैं, और लेकिन आजकल जो देखने को कम मिल रहा है, तो जाके पीछे का कारण है सकते हैं? देखिए, कारण एक है कि किसान आलसी हो जाए, उसको रेडीमेड चाहिए इस समय में। अपना एक डीएपी या यूरिया का कट्टा डाला खेत में फ्री हो गया, जबकि जितना बढ़िया हम अगर हरी खाद बो देते हैं, हरी खाद बोते थे उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। या दूसरा, अगर हरी खाद भी नहीं बो पाए तो हम एक आईपीएम में ये है कि हम ग्रीष्मकालीन जुताई कर हैं, तो जिससे कि हमारे जो कीड़े हैं उसके अंदर में शत्रु कीट के जो अंडे हैं वो मतलब उसमें सूख जाएंगे। वो भी जुताई मोटे मोटे ढेले से की जाए, टिलर से की जाए, ना कि बारीक मिट्टी बनाई जाए, क्योंकि वो गर्मियों में थोड़ी तेज हवा चलती है तो वो उसकी उड़े ना, तो इसलिए मोटे ढेले रहेंगे तो वो उसका अंदर गर्म होके वो अंडे भी हमारे नष्ट हो जाएंगे, उसके प्यूपा भी नष्ट हो जाएंगे। देखिए, शत्रु कीट के मुकाबले मित्र कीट ज्यादा होते हैं, जो हमको ये भी देखना चाहिए कि किसान अपना एक तो पहचान करे कि भाई हमारे शत्रु कीट कौन है, मित्र कीट कौन है। इसीलिए जैसे धान है, आज मैं विशेष करके कहूंगा कि जैसे आजकल धान है, देखिए धान के खेत के अंदर कोई भी पौधा नहीं होता, नहीं उसका पौधा ऐसा होता है कि उस पर कोई चिड़िया बैठ जाए, जबकि हमारी एक चिड़िया निगरानी करती है। तो हम उसके लिए काम करें कि एक्स या टी टाइप के कुछ जगह जगह वो अपनी लकड़ियां गाड़ दें, जिससे कि हमारे भाई चिड़िया हमारी मित्र कीट है जी, तो वो उस पर आके बैठेगी तो वो निगरानी करेगी, वो काफी दूर तक देखेगी, जहां तक हमारे कोई कीड़ा है तो उसको तुरंत खा जाएगी, शत्रु कीट को खा जाएगी। तो हम एक एक्स टाइप क्रॉस करके लकड़ियां गाड़ दें या टी आकार की बना दें, तो वो हमारा जगह गाड़ें, तो वो हमारे धान के खेत में एक मतलब सबसे बढ़िया हमारे जो मित्र कीट है वो चिड़िया भी है, जो हमारे शत्रु कीटों को खा जाएगी, उनके अंडों को भी खा जाएगी। ट्राइकोगामा एक कार्ड है, अगर हम वो भी 75% अनुदान पर है, वो हम कार्ड इस्तेमाल करें तो 200 तरीके के अंडे देने वाले कीड़ों को जो उसमें टाइको सेराकीट है वो निकल के हम लगाएं। जैसे धान के अंदर तना छेदक है, गन्ने के अंदर तना छेदक है, तो उसमें से अंडे निकल के वो अपना फैल जाएंगे और अपना निगरानी करके जो जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं पौधों के नीचे उनके अंडों में अपना अंडा दे देंगे, और उसके जब वो भून हो जाएगा, एक उनकी पीढ़ी तैयार हो जाएगी, तो हम मतलब लगभग 14 दिन में 12 दिन में एक बार जो है 3 बार अगर हम मिसल को लगाते हैं तो ये प्राकृतिक ट्राइकोगामा कार्ड से ही हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं कीटों का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने नित्यानंद भैया बताई एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के बारे में, कि किस तरह से हमारे किसान भैया प्रयोग कर सकते हैं और क्या लाभ है। चलक हमारे किसान भैया बहन को क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह यही है कि आजकल किसान आईपीएम विधि से जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोगामा वो है, और बवेरिया बैशाना है, और जो भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रासायनिक तो बिल्कुल कम से कम मात्रा में हम अपने खेत की निगरानी करें, समय समय पर जाएं,
हम प्रतिदिन हम खेत पे जाएंगे तो हमें पता लगेगी भाई हमारे खेत में क्या स्थिति है। रोजाना एक बार एक खेत की सुबह या शाम में हम अपने देखें खेत की तरफ जरूर जाएं और निगरानी रहेगी तो हम समय से ही उसका उपचार करेंगे। नित्यानंद भैया, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल भये और आपने एकीकृत नासी जीव प्रबंधन पर हमारे भैया बहनों को जानकारी दी। आपको कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया बहनों, अभी आपने विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत सुनी जानकारी एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री नित्यानंद आर्य और उनसे बातचीत कर रहे थे भैया रविंद्र कुमार। और पूनम जी देखो, आज दिन है मंगलवार और आज के दिन हमारे भैया बहन सुनते हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। तो देखो फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में देखते हैं पहली कॉल कहाँ से और किन भैया की है। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की। हेलो किसान। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो संग कारवा चली, बात गुरूर की नहीं एतवार की है। जी हमारे कौन किसान भाई बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले सर आपको और तमाम सुनने वाले साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। मैं ग्राम पोस्ट बक्सेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से आपका नियमित श्रोता विमल बात कर रहा हूँ सर। विमल जी कैसे हाल चाल है आपके और खेती बाड़ी के? जी सर, खेती बाड़ी भी ठीक चल रही है और हमारे परिवार में भी सभी अच्छे थे और आशा करते हैं आकाशवाणी बरेली में सभी लोग अच्छे से होंगे सर। जी बिल्कुल, सभी लोग ठीक है। और आपके खेतों में जो फसल इस समय लगी हुई है वो अच्छे से उठ करके घर आ जाए, उनमें कोई रोग कीट व्याधि ना लगे और अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो, ऐसी आशा के साथ आज हमारी बातचीत हो रही है आपसे। तो बताइए खेतीबाड़ी कितने लंबे समय से कर रहे हैं आप विमल जी? जी सर, खेतीबाड़ी तो अभी हमने 5-6 साल से की है। इससे पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, इंटर में थे, उसके बाद BA किया था, तो खेती तो नहीं की थी। अब मतलब 5-6 सालों से खेती में ही लग गए, जॉब तो नहीं कर पाए तो हमने की अपना यही एक जॉब है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे जो खेतिहर किसान हैं हमारे देश के लिए सबसे मेहनत का काम करते हैं, यानी स्वयं मेहनत करके दूसरों को अन्न उगा करके उनका पालन पोषण करते हैं, यही और सबसे बड़ा धर्म और कर्म भी है उनका। तो जानना चाहेंगे कि इस समय आपने खेतों में कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं? जी सर, हमने इस साल मतलब अभी उड़द लगे हुए हैं हमारे खेत में जी। और धान की फसल और बाजरा। तो अच्छा। इन्हीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इन्हीं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। बिल्कुल पूछिए, क्या समस्या आ रही है, कौन सी फसल में? जी सर, हमने उड़द लगाए हैं जो कि उड़द अलंकार उड़द है और करीब 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं उड़द में और उसमें अभी फल फूल नहीं आ रहा है। इसके बारे में जानना चाहते हैं उसमें कौन सी क्या मतलब दवाई लगाए फल फूल के लिए जिससे उसमें फल फूल आ सके। जी विमल जी, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि उड़द की फसल अब फूलना शुरू करेगी क्योंकि अब समय आ रहा है। जी सर। और अधिक फल फूल आए इसके लिए पहले से ही हमें वो कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल कर देना चाहिए जिसके वजह से कोई कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बदली का जो मौसम रहता है, बादल आसमान में छाए रहते हैं, हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में फल फूल नहीं बन पाता है। जब मौसम खुला होता है, पछुआ हवा चल रही होती है, तब जो है अधिक फल फूल बनता है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अब समय आ रहा है। उसमें हमारी जो उड़द की फसल है वो और किसान भाइयों के खेतों में भी लगी है, वो अच्छी फलेगी फूलेगी, तो उसका इंतजार करिए उड़द की फसल में। और धान की फसल में भी आप बता रहे हैं कि कुछ कीट व्याधि लग रही है। जी सर, हाँ, धान और बाजरे में जैसे धान में एक पत्ता लपेटे हरे कलर की जो सुड़ी चल रही है वो हमारे यहाँ पे बहुत ही, और बाजरे में भी यही समस्या है। उसके जो पोंगे में बाजरे के अंदर तक समझो सुड़ी ही खा रही है उसके लिए। अच्छा, तो इसके लिए एक दवाई आती है डाईमिथोएट नाम की दवा ले लीजिए, या फिर इमिडाक्लोरप्रिड नाम की दवा आती है। इसकी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप खड़ी फसल में छिड़काव कर दें। अब जी यहाँ पर एक समस्या ये आएगी कि जब बाजरा की फसल में बालियां निकलने वाली हैं, अर्थात गोद में है बाजरा, तो उसकी फसल काफी ऊंची हो गई होगी और काफी परेशानी होगी छिड़काव करने में। बिल्कुल सर, हाँ, बाजरा तो करीब 5 फीट से ऊपर ही हो रहा है आजकल। 5 फीट से अधिक ऊपर हो रहा है तो उसमें छिड़काव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, एक मेलाथियन नाम की धूल आती है। अच्छा। उस धूल को ले लीजिए और कुछ उसमें राख भी मिला लीजिए जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए, और ओस के समय उसका बुरकाव कर दीजिए और अपने आंखों पर चश्मा जरूर लगाइएगा।
बुरकाव करते समय, जिससे दवाई आपकी आंखों में ना जाए। तो ये भी काम कर सकते हैं। और जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, इसको 1 लीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके धान की फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कोई भी कीट व्याधि लग रही होगी वो नहीं लगेगी। जी सर। जी, और बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस सर यही समस्या थी और आपने इसे हमें विस्तार रूप से बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी बरेली को, और आपको हमारा प्यार है नमस्कार। धन्यवाद। आज आपने हेलो किसान में फोन किया। विमल जी। हेलो किसान। हाँ हेलो किसान भाई जी, हेलो किसान में फोन लगा है आपका। कौन किसान भाई बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया बोल रहे हैं। जी मुन्ना सिंह जी, कैसे हालचाल है? आजकल बढ़िया है साहब, खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है यहाँ। जी, हमारे किसान भाइयों के खेतों में तो हर समय खेती बाड़ी का कार्य चलता ही रहता है, कोई न कोई काम धंधा अपने खेतों में बना ही रहता है। तो ये बताइए, आज आपने हेलो किसान में फोन किया है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं मुन्ना सिंह जी? हमारी 2 समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि पपीते के हमने 12 पौधे लगाए थे जी नलकूप के पास में जी, तो उनमें घुलना रोग लग रहा है, पत्तियां सिकुड़ जाती, पहले उसकी कली सिकुड़ जाती है, फिर बड़े बड़े पत्ते सिकुड़ जाते हैं। जी मुन्ना सिंह जी, हम आपको बता दें, जो आपने समस्या रखी है कि हमारे जो पपीते के पौधे उनकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं। देखिए, ऐसा होता है कि एक सफेद मक्खी होती है, उसका प्रकोप होता है, उसकी वजह से हमारी जो पत्तियां हैं पपीते के पौधों की वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे उल्टा प्याला होता है हमारा, उसके आकार की हो जाती हैं। पहले जो कली भाग की पत्तियां सिकुड़ती हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी बड़ी पत्तियां भी सिकुड़ जाती हैं और हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है, और इसकी वजह से जो फल आ रहे होते हैं उनका आकार भी नहीं बढ़ता है। और ये समस्या अक्सर देखने को मिल जाती है हमारे किसान भाइयों के पपीतों के खेतों में। कुछ बड़े पौधे उनको फल लगे वो भी चुके मिल रहे हैं। जी, वो यही समस्या आती है कि जो सफेद मक्खी होती है, जहाँ जहाँ बैठती है और वहीं पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है। तो हमें ये जो सफेद मक्खी है, इसको नियंत्रण समय से कर लेना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए हम आपको बता दें, एक डाईमिथोएट दवा आती है। अच्छा जी। डाईमिथोएट जी, इसकी 1 मिलीलीटर दवा लें और इतना पानी आपको लग सकता है। हाँ। पेड़ों को तरबतर कर दें, और ये जो समस्या है आपकी पत्तियां सिकुड़ने की, वो ये डाईमिथोएट दवा को छिड़काव करने के बाद समाप्त हो जाएगी, और जो अच्छी तरीके से वृद्धि आपके पौधे करेंगे, और फिर उन पर जो पपीते आ रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आपको पपीता खाने को मिलेंगे अपने पौधों से। एक समस्या हो रहा है जी कि हम एक हेक्टेयर लाख बोना चाहते हैं। सरसों? हाँ, सरसों देसी खाद डाल दिया था खेत में जी। 2 बार जुताई बाद में कर दी थी जी। समय आने वाला है। मुन्ना सिंह जी, हम आपको बता दें कि ये तिलहनी फसल में एक प्रमुख स्थान रखती है हमारी सरसों की फसल, क्योंकि सबसे अधिक यानी कि तेल हमें सरसों की फसल से ही प्राप्त होते हैं। तो हम आपको बता दें कि आने वाले समय में हमारे जो किसान साथी हैं वो सरसों की बुवाई करेंगे, तो इसके लिए पहले से खेत को हमें तैयार कर लेना चाहिए। देसी खाद डाल करके अच्छी तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, तभी हमें इसकी बुवाई करना चाहिए। और ध्यान रखें, खेत में नमी पर्याप्त हो जब हम इसकी बुवाई करें। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर हमें प्रजातियां अच्छी मिल जाए तभी हमको अच्छी उपज मिल सकती है। तो अच्छी उपज लेने के लिए जो प्रजातियां हैं, RH30, पूसा गोल्ड, NRC 101 और T59, ये अच्छी प्रजातियां हैं। इनको 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम सरसों की बुवाई करें या फिर किसी भी बीज की खेत में बुवाई करें, तो बाको बीज उपचार हमें जरूर कर लेना चाहिए। बावस्टीन नाम की दवा आती है, बावस्टीन या थीरम, इसकी 5 ग्राम दवा और 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित कर लें बीज को, उसके बाद ही बुवाई करें। और हमारी जो सरसों की फसल है, इसमें कीट व्याधि भी बहुत ज्यादा लगती हैं। तो कीड़ों से सुरक्षा के लिए भी हमें पहले ही बीज उपचार कर लेना चाहिए, तो हमारी जो कीट पतंगे हैं वो हमारी फसल में कम लगेंगे। इसके लिए एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, 70 WP, इसकी 10 मिलीलीटर दवा और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करके, यानी पहले आप बावस्टीन या थीरम से उपचारित करें, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा से उपचारित करके अगर आप बीजाई करें, फसल बोएं, तो आपकी सरसों की फसल में रोग कीट व्याधि न लगेगी। तो इस तरीके से आप सरसों की बुवाई करें। और सरसों की बुवाई यदि पंक्तियों में करें तो बहुत अच्छी बात है। पंक्तियों में बुवाई करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और
पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें निराई गुड़ाई करने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से मिलेगी। और क्या जानना चाहते हैं आप? बस आज यही समस्या थी सर, आपने खेती के बारे में हमें उचित जानकारी दी, सरसों व पपीते के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुन्ना सिंह जी, आज आपने हेलो किसान में फोन किया और अपनी समस्या रखी। भैया बहनों, अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, और हमारे कार्यक्रम में कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, कोई खेती बाड़ी समस्या हो, तो आप आज के ही दिन ठीक 12 बजे फोन कर सकते हैं। और पूनम जी, अब अपने भैया बहनों को बता दें आज के बाजार भाव। हाँ भैया, तो कैसे भाव रहे आज के? आज गेहूं को थोक भाव रहा 2355 रूपये प्रति क्विंटल, 26 रूपये प्रति किलो। चावल 2855 रूपये प्रति क्विंटल, 32 रूपये प्रति किलो। चना छोटा को आज भाव रहा 5855 रूपये प्रति क्विंटल, 69 रुपया प्रति किलो। और दाल अरहर बिकी आज 10,510 रूपये प्रति क्विंटल, 175 रूपये प्रति किलो। दाल उड़द की बात करें तो 9,285 रूपये प्रति क्विंटल, 114 रूपये प्रति किलो। तेल सरसों को भाव रहा 14,220 रूपये प्रति क्विंटल, 150 रूपये प्रति लीटर। और भैया अगर बात करें सब्जियों में, तो आलू को भाव रहो 1,140 रूपये प्रति क्विंटल, 20 रुपया प्रति किलो। टमाटर बिको 1,400 रूपये प्रति क्विंटल, 25 रुपया प्रति किलो। बैंगन को भाव रहो 1,500 रूपये प्रति क्विंटल, 25 रुपया प्रति किलो। प्याज बिको 1,830 रूपये प्रति क्विंटल, 30 रुपया प्रति किलो। लहसुन को भाव रहो 7,120 रूपये प्रति क्विंटल, 150 रुपया प्रति किलो। फूल गोभी बिकी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल, 70 रुपया प्रति किलो। और बात करें हरी मिर्च की, तो आज हरी मिर्च को भाव रहा 3,980 रूपये प्रति क्विंटल, 70 रुपया प्रति किलो। पका केला 2,870 रूपये प्रति क्विंटल, 45 रूपये प्रति दर्जन। और फलों में सेब को भाव रहा 7,000 रूपये प्रति क्विंटल, 110 रुपया प्रति किलो। और अब अवगत करवा दें अपने भैया बहन को आगामी 24 घंटा के मौसम के अनुमान से। अनुमान है आगामी 24 घंटा में आसमान में बादल छाए रहेंगे, 50% वर्षा होने को अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा दक्षिण दक्षिण पश्चिम रहने की उम्मीद है। अधिकतम वायुमंडलीय नमी 82% रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। और भैया अब चलते चलते अपने भैया बहन को बस सवाल को जवाब भी तो बता दे जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो। तो भैया बहनों, आज को सवाल हो किसी एक जैविक कीटनाशक का नाम बताएं। तो भैया जाको जवाब का है? देखो जाको जवाब यही है कि बिवेरिया बैसियाना जो है वो जैविक कीटनाशक है। हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिवेरिया बैसियाना को ही अपनाना चाहिए। और बात करें कार्यक्रम में आज की नसीहत की, तो हम तो अपने भैया बहनों से यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने हेतु जैविक कीटनाशक को ही प्रयोग करें, जिससे हमें अपने खेतों से अच्छी पैदावार मिल सके। तो भैया अब कार्यक्रम को समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, वहाँ से पहले आप कुछ कहना? हाँ पूनम जी, कहना ये चाह रहे हैं कि देखो इस समय जो खेतों में फसलें खड़ी है ना, उनकी प्रति निगरानी करें, क्योंकि जो धान है वो कुछ किसान भैया ने के निकल रहे हैं, कुछ किसान भैया ने के निकल आए हैं। और ऐसे में रस्चूसक जो कीट होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रति निगरानी करें और यदि कोई कीट व्याधि लग रही है तो आपको तुरंत उपचार करें, निदान करें, जिससे हमें धान की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके। और अब समय है अपने भैया बहनों से और अधिक बातें करें। कल ठीक कार्यक्रम में इसी समय फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अपने भैया हेगलपाल सिंह और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।